आज का जो केस होने वाला है ना, ये बहुत ही भयंकर केस है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। इस लड़की को देख रहे हैं, ये लड़की अब खत्म हो चुकी है। और ये लड़की जब खत्म हुई तो खून की नदी जिसको कह सकते हैं ना, ऐसा मंजर था। तो आखिर इस लड़की के साथ में ऐसा हुआ क्या? किसने इसको खत्म किया, क्यों खत्म किया? और इतना इस हद तक जब लोगों ने देखा, जो बॉडी को, इस लड़की की जब बॉडी पड़ी हुई थी, वहां पे बहुत भयानक मंजर था। देख करके रूह तक कांप जाएगी, ऐसा मंजर था। खैर, सब कुछ तो हम आपको स्टोरी में बताएंगे ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए। अब देखो भाई, इस केस स्टडी को पढ़ने में मेरे को बहुत ज़्यादा समय लगा है और इसका फल यही होना चाहिए कि लाइक कर दो वीडियो को। खैर, हम लोग स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और ये स्टोरी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये स्टोरी बहुत खतरनाक है। दरअसल नेहा नाम की लड़की होती है। वो रोज की तरह अपनी पिता की लाल अल्टो गाड़ी लेकर के निकल जाती है पढ़ने के लिए, लेकिन शाम के 5 बज जाते हैं और वो वापस ही नहीं आती। अब घर पे तो चिंता बढ़ रही थी कि लड़की हमारी गाड़ी लेकर के गई है जैसे रोज जाती थी, लेकिन वो अब तक वापस क्यों नहीं आई? और साथ ही साथ एक बात चिंता ज्यादा बढ़ा रही थी, और वो था कि भाई उसका फोन भी नहीं लग रहा। देखो दोस्त, एक हम जनरल बात कर लेते हैं। आजकल ना कोई लेट आए, कोई किसी भी टाइम पे आए, लेकिन एक फोन ऐसा चीज है जो कि आपको तो पता ही है ना, घर बैठे बैठे पता कर लो कि कहां पे है। लेकिन यही बात यहां पे मिसिंग थी। अब देखो, फोन इसकी मां लड़की पर कर रही थी, यानी नेहा पर बराबर 40 से 50 फोन हो रहे थे और कोई उठा ही नहीं रहा था। लेकिन अब एक लड़के ने नेहा का फोन उठाया और वो उठाते ही बोला कि नमस्ते आंटी। देखिए, जो नेहा दीदी है ना, वो सदर बाजार गई हैं, और फोन काट दिया। अभी उसकी मां कुछ पूछती ही कि फोन कट चुका था। अब इतनी मेहनत 40 से 50 बार करने के बाद कोई फोन उठाए और बोले कि नेहा दीदी तो सदर बाजार गई हैं, तो जाहिर सी बात है माता संतुष्ट थोड़ी होगी। यही बात होती है यहां पे। उसकी मां, जो नेहा की मां है, वो अभी भी अंदर से संतुष्ट नहीं होती। वो फिर से दोबारा कुछ मिनट बाद फोन लगाती है कि अच्छा पूछ लें कि फाइनली है क्या, मामला क्या है, क्यों गई है सदर बाजार। फिर वो लड़का फोन उठाता है और उधर से बोलता है कि नमस्ते आंटी। दरअसल क्या है कि जो नेहा दीदी है ना, वो मूवी की टिकट लेने लाइन में खड़ी हैं, और फिर फोन काट देता है तुरंत। ये बोल करके ही फोन काट देता है। अब इधर वो परेशान कि भाई एक शब्द बोल रहा है सामने वाला और फोन काट दे रहा है। और फिर तुरंत ही उसकी मां दोबारा फोन लगाना, मतलब तीसरी बार फोन लगाना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन अब नेहा का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। फिर और लेट होता है, शाम ढलती है, 5 बजे के बाद और लेट होता है, और फिर उसके पिताजी आते हैं नेहा के घर पे। उनको बात बताई जाती है उनके मां के द्वारा कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने फोन किया पर भाई ऐसा है सीन। अब उनके पिताजी, जो नेहा के पिताजी थे, वो बड़ा नेहा को मानते थे, तो वो और ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। जो नेहा का भाई था वो भी अब तलाश करने लगता है। मतलब ओवरऑल घर से फोन जाने लगा चारों ओर कि नेहा कहाँ है। नेहा के फ्रेंड्स सर्कल में फोन जाने लगा, हर जगह पे फोन जाने लगा, लेकिन नेहा का कुछ खबर ही नहीं मिला। भाई टेंशन तो होती है, आप लोगों को पता है। मैं तो लड़का हूं और मैं कहीं चला जाता हूं तो मेरे लिए इतना फोन आने लगते हैं। तो वो तो लड़की ही थी और रात बढ़ती जा रही थी, और आपको तो पता है कितना भी सेफ कह लिया जाए, लेकिन सेफ का मतलब आप समझ सकते हो। खैर, आपको आगे भी पता चल जाएगा कि कितना सेफ होता है। 15 मार्च 2013 उसी रात शाम 7:30 बजे पुलिस के कंट्रोल रूम में एक व्यक्ति फोन करता है और वो कहता है कि दयालबाग इलाके में खेल गांव के पास रोड पर एक गाड़ी खड़ी हुई है, अल्टो खड़ी हुई है, और वो अल्टो लवारिस है। मुझे नहीं पता कि इसमें क्या है क्या नहीं, पर काफ़ी देर से यहीं पे खड़ी हुई है। तो जो कंट्रोल रूम में कह के बताया गया होता है, अब उसी इलाके में कंट्रोल रूम द्वारा पुलिस को बताया जाता है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, पुलिस जाकर के देख ले गाड़ी को।
तो पुलिस जाती है अल्टो के पास। अब अल्टो वहां पे मिलती है। अभी पुलिस को नहीं पता कि ये अल्टो किसकी है, और उधर नेहा के घर वाले अल्टो को ढूंढ रहे हैं। अल्टो से वो निकली थी। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो पता करते हैं, नंबर प्लेट से पता ही हो जाता है कि ये अल्टो किसकी है। तो अभी इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाते ये लोग। जब गेट खोला जाता है पुलिस के द्वारा तो उसमें नंबर होता है। उसी नंबर पे जब पुलिस फ़ोन करती है तो पता चलता है कि ये फ़ोन नेहा के पिता के पास जाता है। और नेहा के पिता कहते हैं कि हाँ, ये गाड़ी तो मेरी है, लेकिन मेरी बेटी गई थी इसी गाड़ी से पढ़ने, और अभी तक तो उसका खबर नहीं है। वो इधर गुम है, अल्टो वहाँ पे है हमारी, तो बच्ची है तो है कहाँ। अब जब से यहाँ पे पुलिस ने सूचना दी ना, घर पर बिल्कुल मानो कि एक मातम सा हो गया कि भाई कहाँ गई। ठीक है ना, आप समझ ही सकते हो कि पहले तो था कि मिल जाएगी, वो गाड़ी के साथ ही गई है, लेकिन अभी तो गाड़ी में भी प्रेजेंट नहीं है, फ्रेंड सर्कल में भी ढूंढ लिया गया। तो अब पुलिस को तो पता चल जाता है, वो घर वाले बताते हैं कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, तो पुलिस और घर वाले दोनों मिलकर के अब छानबीन शुरू कर देते हैं कि आखिर नेहा गई तो गई कहां। अब देखिए, नेहा जो थी ना, वो आगरा का मशहूर दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही थी। तो होनहार लड़की थी, अच्छा खासा पढ़ाई कर रही थी। एमएससी एमफिल करने के बाद वो पीएचडी कर रही थी। तो पढ़ाई की बात तो नहीं पूछ सकते हैं कि कितना पढ़ी हुई थी, क्योंकि आप समझ ही सकते हो पीएचडी कर रही है तो फिर आम आदमी थोड़ी कर सकता है, जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे जैसे। खैर, आगे बढ़ते हैं। शाम को 8 से ज़्यादा का समय हो गया था, मतलब 8 बजे से भी ज़्यादा समय निकल चुका था। तभी पुलिस को पता चलता है कि नेहा आखिरी बार जो है वो कॉलेज जो है, जो स्कूल है, उसी के नैनो बायोटेक्नोलॉजी लैब की तरफ जाते हुए देखा गया है। पुलिस और जो घर वाले हैं नेहा के, वो नैनो बायोटेक्नोलॉजी लैब की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और बुलाया जाता है, जो ताला चाबी लिया होता है तो वो खोलता है। जब उस लैब को खोला जाता है ना, यकीन मानो सब हैरान हो जाते हैं। तुरंत उसकी मां रोने लगती है नेहा की, उसके पिता तुरंत घुटने पे बैठ जाते हैं, क्योंकि आगे का जो दृश्य था, अब उसको मैं शब्दों में थोड़ा कंट्रोल होकर के बोलूंगा। ये लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेहा लेटी हुई है, चारों ओर ब्लड है, खून है, ठीक है ना, चारों ओर बिखरा पड़ा है। नेहा जो है, उसके मुंह में कपड़ा है ना, जो कपड़ा होता है, रुमाल, उसको डाला गया है ताकि वो चिल्ला ना पाए। दूसरी बात, और करीब गए जब ये लोग, तो देखा कि नेहा की जो सलवार थी, जिसको हम पैंट कह सकते हैं, वो घुटने तक आ गई है। ठीक है, और लैब का जो सामान है ना, वो बिखरा हुआ नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल जो जहां पे होता है वहीं पे है। लेकिन एक टेस्ट ट्यूब होती है, वो टूटी पड़ी है और आधा उसके पेट में घुसी पड़ी है। ठीक है ना, आधा बाहर है, आधा उसके पेट में घुसी पड़ी है। उसका जो बॉडी है ना नेहा का, कट, कई जगह से कट हो गया था। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि यू नो व्हाट आई मीन। तो ऐसा था सीन। देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसके साथ शोषण करने का या तो प्रयास किया गया है या तो शोषण किया गया है। नेहा का जो हाथ होता है, वो इस हाथ को पीछे ऐसे मोड़ के पीछे बांध दिया गया होता है ताकि छटपटाए कुछ ना हो। ठीक है ना, तो ये हुआ था और ये दृश्य था। पुलिस भी ये देख करके हैरान थी कि ये इतना सख्ती से कैसे इसके साथ किया गया है, लेकिन अब जो हुआ था उसको देखना ही था। धीरे धीरे आगरा के जो मोस्ट आला अधिकारी थे पुलिस वाले, वहां पर पहुंच गए। साथ ही साथ वहां पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई और जो भी फॉरेंसिक सबूत था उसको इकट्ठा करने लगी और इकट्ठा कर लिया गया। ये सब घटना के दिन ही हुआ, लेकिन अब 16 मार्च 2013 यानी घटना के एक दिन आगे ये सनसनी की तरह पूरे देश में घटना फैल गई। इसको लेकर के प्रोटेस्ट होने लगे, भारी भारी प्रोटेस्ट होने लगे, लोग रोड पे उतरने लगे, पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी रोड पर उतरने लगीं, क्योंकि उससे पहले भी एक निर्भया कांड हुआ था और वो अभी घटना बीती ही नहीं थी कि ये हो गया था। तो लोग और ज्यादा उबलने लगे थे। 16 मार्च के दिन जिस लैब में बॉडी मिली थी उसको सीज कर दिया गया, सील कर दिया गया पुलिस के द्वारा। 3 दिन बीत गए, पुलिस को अभी तक कुछ नहीं मिला। लेकिन पुलिस
क्योंकि सबसे पूछताछ कर रही थी, तो उसमें एक कॉलेज के प्रोफेसर ने बताया एक लड़के के बारे में, जो स्कूल था ना उसी में बना रहा था, ठेकेदार था, ठीक है ना, काम कर रहा था। तो उसके बारे में बताया गया। पुलिस फटाक से उसके घर पे पहुंचती है और घर के बाहर ही देखती है कि उसका जूता जो है वो सूखने के लिए टांगा हुआ है। जो साइकिल है उसकी, ठेकेदार की, उस पे लाल लाल लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि खून लगा हुआ है। तो पुलिस तो आधा समझ गई, लेकिन क्योंकि अभी कंफर्म नहीं था, ठीक है ना, तो पुलिस ने तुरंत तत्काल प्रभाव से उस ठेकेदार को अरेस्ट कर लिया और जो साइकिल थी उसको फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया। 3 दिन तक उस ठेकेदार से पूछताछ की जा रही थी, उसने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन 3 दिन बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने यह बताया कि जो ब्लड जैसा दिख रहा था साइकिल पे, वो असल में ब्लड नहीं, वो कलर था, जिसको देख करके पुलिस वालों ने 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। जब रिपोर्ट आई उसके बाद उसे छोड़ दिया गया कि इसकी कोई गलती है नहीं, ये इन्वॉल्व नहीं है इसमें। फिर पुलिस के हाथ खाली हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता। इसी बीच देखा जाता है कि जो कॉलेज है ना, वो पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहा है, और उसने हाई कोर्ट में एक रिट भी दाखिल कर दी है पुलिस के खिलाफ, क्योंकि पुलिस बार बार जांच पड़ताल के लिए इधर उधर कर रही थी, ठीक है ना। तो पुलिस को तो एक बात यहां पर साफ दिख रही थी कि जो भी आरोपी है ना, वो बड़ा दिमाग से चतुर है और कोई खास ही है, ठीक है ना, इतना। लेकिन अभी पुलिस कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब जाहिर सी बात है भाई, अगर किसी ऐसे बंदे की इन्वॉल्वमेंट हो उसमें जो कि धन में टाइट हो, तो आप समझ ही सकते हो ना, कानून तो अपने जेब में होता है, ऐसा वाला भाव होता है। खैर, यहां पे हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं। जो नेहा के घर वाले होते हैं वो कुछ दिन बाद ही सही एक लड़के का नाम लेते हैं और कहते हैं कि ये लड़का जो है वो इसको परेशान करता था, नेहा को, कभी कभी, और वो इसी इंस्टीट्यूट जो है ना उसका चेयरमैन जो है और पूर्व आईएएस अधिकारी का भांजा है, और उस लड़के का नाम उदय है। अब उदय का जब नाम आया यहां पे, तो पुलिस ने सोचा कि ठीक है, उदय से भी हम लोग पूछताछ कर लेते हैं, क्योंकि वो तो परेशान करता था। तो अब उदय से पूछताछ करने की प्लानिंग करती है पुलिस, और फिर स्टार्ट भी कर दिया जाता है पूछताछ करना। पूछताछ कर भी लेती है और उदय ऐसा दिखाता है कि नहीं भाई, मैं तो कुछ ज़्यादा जानता नहीं था इसके बारे में, सब नॉर्मल ही बता देता है। पुलिस भी संतुष्ट हो जाती है कि नहीं, इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। पुलिस पूछताछ करके चली जाती है। तो उदय वाला भी प्लान कैंसिल। अब पुलिस के पास यहाँ पे कुछ था ही नहीं, ठीक है, लेकिन पुलिस फिर भी जानती थी कि अब हुआ है तो कुछ ना कुछ तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। इसीलिए पुलिस अधिकतर क्या कर रही थी कि नेहा के साथी जो थे, इन लोगों से, जो छात्र लोग थे, इनसे ज्यादा पूछताछ कर रही थी। मतलब धीरे धीरे उसी में होता है ना, एक छोटी छोटी जानकारियां लेना। पुलिस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो जानकारी दे सकते हैं वो छात्र दे सकते हैं, और हुआ भी ऐसा। छात्रों ने अपने से इशारा थोड़ा सा किया उदय की तरफ ही, हालांकि खुल करके कोई बोल नहीं रहा था, क्योंकि उदय जो था, आपको मैंने पहले भी बताया है कि वो एक बड़े घर का लड़का था, तो ऐसे कोई बताने वाला तो था नहीं। हालांकि हो गया क्लियर, पुलिस को एक बार फिर मन में आ गया कि फिर से इनसे पूछताछ करनी पड़ेगी, क्योंकि छात्रों की भी जो मति है ना वो उदय की तरफ ही जा रही थी। खैर, इसी बीच जो रिपोर्ट है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नेहा की आ जाती है। उसमें बताया जाता है कि जब नेहा को खत्म किया गया तो उससे पहले क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया था उसे, ठीक है ना। लेकिन इस रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, एक खास बात थी, उसमें कहीं भी शोषण जैसे वाक्य का उपयोग नहीं किया गया था। लेकिन जब लैब में नेहा पड़ी हुई थी तो वहां पे जो उसकी पैंट थी वो आधा निकली हुई थी, तो बड़ा यहां पे कंफ्यूजन हुआ पुलिस को। लेकिन क्योंकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है ही नहीं कि शोषण हुआ है, तो उसी के आधार पे आगे केस चलता है, आगे पुलिस जांच करती है। अब यहां पे क्या है कि कुछ तो पुलिस के पास अभी बचा नहीं था, तो 15 दिन बाद पुलिस क्या करती है कि एक बार फिर जो सील किया गया था लैब, उसमें जाती है और उसमें फिर से फॉरेंसिक टीम के साथ जाती है। फॉरेंसिक टीम वाले वहां से फिर कुछ चीजें उठाते हैं, जैसे कि कुछ बाल पड़ा हुआ था तो उस बाल को उठाया जाता है, फिंगरप्रिंट्स वहां से लिए जाते हैं कुछ, ठीक है ना।
और ये फिर फोरेंसिक लैब में चला जाता है जांच करने के लिए। अब तक पुलिस ने लगभग 250 लोगों से पूछताछ कर लिया था और अभी भी पुलिस कोई भी अपने कंक्लूजन पे नहीं पहुंची थी। लेकिन कहीं ना कहीं उदय पे तो अब पुलिस की पैनी नजर थी, ठीक है ना। ऊपर से जो लोग थे बाहर के, वो इस पे और ज्यादा भड़कते जा रहे थे कि भाई पुलिस कर क्या रही है, कुछ पता ही तो नहीं लग रहा है। यहां पे घटना को दिन बीत रहे हैं और पुलिस कुछ कर ही नहीं पा रही, कैसी पुलिस है। ये सब मामला जो है वो सीबीआई को देने के लिए लोग कह रहे थे, उस समय मामला भड़का था तो। लेकिन पुलिस कार्रवाई ठीक से कर रही थी, जो भी कर रही थी जांच ठीक से कर रही थी। लेकिन अपने हद तक आदमी भी तो ठीक ही होते हैं ना भाई, प्रेशर तो करना ही चाहिए, तभी तो प्रशासन काम करेगा। तो दोनों ओर से पूरा चल रहा था मामला। अब देखिए, जो कॉलेज था उसके एक प्रोफेसर बताते हैं कि जिस दिन घटना हुई थी ना नेहा की, उस दिन लैब टेक्नीशियन जो था यशवीर सिंधु, ये नेहा की कार चला रहा था। तो ये पता चला उनको, पुलिस को, तो पुलिस ने उसी रात जो यशवीर सिंधु था उसको गिरफ्तार कर लिया और उसको लेकर के चले आए। यशवीर सिंधु ने भी कार के बारे में बहुत कुछ सीक्रेट्स पुलिस को बताए, लेकिन उसने आरोपी का नाम नहीं बताया। शायद उसको पता ना हो, तो उससे भी कुछ जानकारियां मिली, लेकिन पूरा क्लियर नहीं पता चल पाया। पुलिस उन जानकारियों को इकट्ठा करके भी जो लैब टेक्नीशियन के द्वारा, यशवीर सिंधु के द्वारा दिया गया था, उसको भी लेकर के आगे बढ़ती है, क्योंकि पुलिस को कुछ ना कुछ क्लू मिल रहा था। इधर क्या हुआ कि जो फोरेंसिक लैब से बाल लेकर के गए थे पुलिस वगैरह, और जो फिंगरप्रिंट्स लेके गए थे, तो फिंगरप्रिंट्स का तो कुछ नहीं, लेकिन बाल का पता चला। बाल का ये पता चला कि जो बाल है ना, जो मिले थे उस लैब में से, वो बाल किसी और के नहीं, उदय के ही हैं। अब पुलिस को यहां पे ना बिल्कुल शक हो गया कि भाई उदय के बाल भी मिले, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हल्का हल्का उदय की तरफ इशारा कर रहे हैं, हर चीज उदय की तरफ इशारा कर रहा है। तो पुलिस यही निष्कर्ष निकालती है कि इनसे फिर से पूछताछ करी जाए। लेकिन अभी जो पुलिस का तरीका था ना, वो पूछताछ करने का अलग था, ठीक है। यहां पे क्या है, पूछताछ तो पुलिस करती है, लेकिन पुलिस के साथ एक मनोचिकित्सक डॉक्टर्स जो होते हैं ना, वो भी होते हैं। और यहां पे पुलिस एक नया टेक्निक से पूछताछ करती है। दरअसल कागज पे लिखा जाता है सवाल पुलिस के द्वारा, और उसको बोला जाता है उदय को कि इन्हीं सवालों के जवाब तुम भी लिखो। जब वो कई बार ऐसा ही प्रोसेस फॉलो किया जाता है, तो उसके जवाब देने में ना बहुत चीजें अलग होने लगती हैं, डिफरेंट होने लगती हैं। तो पुलिस को लगता है कि यहाँ पे कुछ तो है, और इधर तो टेक्नीशियन, जो लैब टेक्नीशियन है यशवीर सिंधु, इसको तो गिरफ्तार कर ही लिया गया था। अब जब इस तरीके से सवाल पूछा गया, जब बहुत ज्यादा प्रेशर किया गया, उसको बहुत कुछ किया गया, ठीक है ना, आप समझ ही सकते हो कि किस तरीके से पुलिस पूछती है, कड़ाके से। ये सब करने के बाद फाइनली जो उदय है वो टूट जाता है और वो सच बता देता है, ठीक है ना। इसके मुताबिक क्या हुआ था, मैं ओवरऑल एक सिनेरियो बता देता हूं। जो टेक्नीशियन है ना, लैब टेक्नीशियन, जो यशवीर सिंधु है, इस व्यक्ति ने गाड़ी ले गया था, मतलब गाड़ी ले गया था, क्योंकि जो उदय है वो बात करना चाहता था लड़की से, ठीक है ना, लेकिन वो उसको भाव बिल्कुल नहीं देती थी। और उसी लैब में गई वो, क्योंकि जो लैब टेक्नीशियन है उससे और इसका, उदय का व्यवहार ठीक था, तो उसने बताया, लैब टेक्नीशियन ने एक बार फोन करके कि यहाँ पे आ जाओ, ये सिर्फ अकेली है, यहीं पे बात कर लो, क्योंकि मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ, ये अकेली इस लैब में है, तुम आ जाओ। अब वो क्या करता है, जो उदय है वो बात करने तो आता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म लेकर के आता है। यहां पे भी वो भाव नहीं देती है, वो पीछे से आकर के क्लोरोफॉर्म सूंघा लेता है। जब सूंघाता है तो वो हल्का हल्का बेहोशी में चली जाती है, लेकिन अभी तो पूर्णतः बेहोश नहीं होती। यहां पर जो मैंने बोला था ना, स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पैंट नीचे किया गया था, तो वो भी शोषण करने का प्रयास करता है, लेकिन क्योंकि क्लोरोफॉर्म ठीक से काम नहीं किया होता है, तो वो ये सब कर नहीं पाता उसके साथ में। लेकिन क्योंकि अब आगे बढ़ चुका था, तो उसे खत्म कर देता है और सबूत मिटाने का प्रयास करता है, सब कुछ क्लियर वगैरह करके वहां से निकल जाता है, कोई ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो ये सब काम जो था वो उदय ने ही किया था, और उसमें
टेक्नीशियन, जो लैब टेक्नीशियन है यशवीर सिंधु, ये मदद किया होता है। तो इन लोगों को पकड़ लिया जाता है, पूछताछ, पकड़ तो पहले ही लिया गया था, अभी क्या है इन लोगों पे केस चल रहा है। ये टोटल पुलिस 39 दिनों में पूरा तफ्तीश करती है, सब कुछ पता लगा लेती है और 2015 में, यानी 2013 की घटना है, 2015 में जाकर के इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया जाता है। लेकिन एक और बात बता दूं, आज तक ये केस चल रहा है, अभी ये केस कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, 2024 तक ये केस चल रहा है। और अभी तो 2024 में एक और मैंने आर्टिकल अभी पढ़ा है जिसमें बताया गया है कि जो अदालत है वो उसको जमानत दे दी है, ठीक है ना, जो आरोपी है उसको जमानत दे दिया गया है और कहा गया है कि अभी जांच चलेगी और इसमें वो कोऑपरेट करेगा, ठीक है ना, देश छोड़ के भागेगा नहीं। तो अभी जांच चल रही है, आगे भी चलेगी, पता नहीं कब तक चलेगी, मुझे नहीं पता। बाकी आप लोग क्या कहते हो जरूर बताइए, हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। राम राम, मिलते हैं।